Hello, friends. Good morning. Welcome to the Complex Concept Series of Economics Part 3. शुरू करने के पहले एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन और दे देता हूं तुम लोगों को कि कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज क्या है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी ये पहला वीडियो या पहला सेशन है। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बीएसटी, कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट्स की एक ऐसी सीरीज है जिसमें तुम लोगों को पता चलेगा कि कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं। अभी कॉम्प्लेक्स टॉपिक क्या है? ये तुम्हारे यूजुअल टॉपिक है, डे टू डे लाइफ से, डे टू डे एकेडमिक लाइफ से तुम लोग डेली डील करते हो ये सारे टॉपिक से। पर ये टॉपिक जब बोर्ड में आते हैं, बहुत यूजुअल से टॉपिक दिखते हैं, बोर्ड में आते हैं, तो देयर आर चांसेस ऑफ एरर इन दिस टॉपिक। इन टॉपिक में कुछ ना कुछ चांस हमेशा होगा कि ये टॉपिक गड़बड़ हो जाए, क्वेश्चंस गलत हो जाता है, आंसर नहीं आता, मैच नहीं होता, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। उसी टॉपिक को हम लोग उठाते हैं, उसका कुछ सीक्वेंस में हम लोग बता के तुम्हारी स्टडी को एक एज पे लेके जाते हैं। ठीक है, सो आई एम लोकेश मुले, the part of Commerce Edge, and I'm here to take your Economics Complex Concept Series Part 3. स्टार्ट करते हैं आज की कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज पार्ट 3 से। लास्ट अगर तुम लोगों ने सीरीज देख ली है तो लास्ट सीरीज तक तुम लोगों ने देखा होगा, हम लोग नेशनल इनकम एग्रीगेट्स का कुछ पोर्शन कंप्लीट कर रहे थे और डन विद हाउ टू मेजर, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। हमने अलग अलग एग्रीगेट्स पढ़े थे। कौन कौन से एग्रीगेट्स हमने पढ़े थे? हमने जीएनपी, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, इनके एमपीएफसी, एमपीएफसीज को हमने पढ़ा था। मैं उसको एग्रीगेट्स ना बोल के, टू बी इन अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन विथ यू पीपल, मैं बोल देता हूं उसको नॉर्मली कि वो एग्रीगेट्स नहीं, वो कन्वर्जन्स हैं। अब ये याद रखना, सब लोग अपनी नोटबुक में जहां पे तुम लोग अभी पढ़ रहे हो लिख लो कन्वर्जन्स। तो दिस इज मोर ऑफ काइंड ऑफ कन्वर्जन। क्यों कन्वर्जन होगा? अब हम उसको एग्रीगेट से हटाते हैं, उसको कन्वर्जन पे लाते हैं, क्योंकि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें कन्वर्जन का बहुत बहुत ही बड़ा रोल आने वाला है। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद इट। चलो सब लोग अपनी नोटबुक, अपने हथियार सब लोग तैयार रखोगे, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। द टॉपिक इज नेशनल इनकम एज यूजुअल, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, टेक्निकली द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। जैसे तुम सब लोगों ने पढ़ा है कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अगर दिया हुआ हो और हमें उससे निकालना होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो देयर आर द वेज टू कन्वर्ट इट, देयर आर द टूल्स। नेशनल इनकम में कुछ टूल्स होते हैं, हम लोग टूल्स को यूज करते हैं। डेप्रिसिएशन वो टूल हो सकता है, एनएफआई, फीफा, फीटा हम लोगों ने पढ़ा था, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये सारे टूल्स यूज करके यू कैन कन्वर्ट जीडीपी इनटू एनएनपी, एमपीएफसी का रोल चलता रहता है, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। द क्वेश्चन अराइजेस, ये जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है? मतलब अगर हमारे पास टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ कंट्री दी हुई हो, तो हम वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को क्या बना देते हैं? हम वो सारी मार्केट वैल्यू को बना देते हैं कॉस्ट की वैल्यू। फिर समझना, वी कन्वर्ट द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाट एग्जैक्टली जीडीपी इज, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। एक देश के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उसकी प्राइस हमें पता है कि इतने रुपीस के, इतने अमाउंट के, इतनी वर्थ के गुड्स एंड सर्विसेज आर देयर इन आवर कंट्री। वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को वी कन्वर्ट इट इनटू कॉस्ट, हम उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं। क्यों कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं? बिकॉज कॉस्ट इज द रियल इनकम ऑफ द नेशन। कॉस्ट ही एक देश के गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट इनकम बताता है। क्यों? एक मिनट के लिए समझ लो जल्दी से। सपोज आई एम द फर्म एंड आई एम प्रोड्यूसिंग दिस पेन। अब प्रोड्यूसिंग दिस पेन, मेरे सामने दो चीजें होंगी, या मैं पहले बताऊंगा इस पेन की एग्जैक्टली कॉस्ट कितनी है, दूसरा मैं बताऊंगा इस पेन को कितनी प्राइस में बेचा। प्राइस में बेचा इज माय मैटर, मतलब ये मुझे पता है प्राइस में बेचा, उसमें मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, कॉस्ट में से, प्रॉफिट में से, प्राइस में से मैं कॉस्ट माइनस करता हूं, तो ये मेरा मैटर हो गया। दिस नथिंग टू डू विद द इनकम। अब आती है कॉस्ट की बात। तो मुझे जब प्राइस पता चलता है तो मैं यहां पे हूं, किस प्राइस में, मार्केट प्राइस में ये गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू पता चली देश में। गवर्नमेंट को, इकोनॉमी के जितने भी क्या कहते हैं एजेंसीज है, उनको सिर्फ यहां पता चलता है प्राइस में, उन्हें कन्वर्ट करना होता है कॉस्ट में। कॉस्ट में क्यों कन्वर्ट करना होता है? तो ये पेन का प्राइस हो गया, फिर आती पेन की कॉस्ट की बात। ये पेन को बनाने में लगते हैं 10 रुपए। अगर ये पेन को प्रोड्यूस करने में 10 रुपए लगे हैं, तो 10 रुपए कहां लगे होंगे? हम क्या बताएंगे? इन्हीं 10 रुपए में लेबर का पैसा इंक्लूड हुआ होगा, इसी 10 रुपए में इलेक्ट्रिसिटी का बिल इंक्लूड हुआ होगा, इसी 10 रुपए में रॉ मटेरियल होगा,
इसी 10 रुपए में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, इसी 10 रुपए में कैपिटल हमने जो लगाई उसका इंटरेस्ट होगा, इसी 10 रुपए में हो सकता है एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट इंक्लूडेड होता ही एक बेसिक सा प्रॉफिट, काम कर रहा है, रिस्क ले रहा है, सो ही इज एंटाइटल एंड he should get some profit out of it. तो ये सारी चीजें इस 10 रुपए की कॉस्ट में इंक्लूडेड है. सो what exactly a cost is? Cost is any payment made to produce that product. एक प्रोडक्ट को बनाने में जितनी भी चीजें हमने क्या करी है, मैं 10 हटा देता हूं अभी, हमने जो चीजें पेमेंट करी है, तो पेमेंट जितना भी करा होगा वो कॉस्ट होगा. तो अगर हमें यह पता है कि हमने एक पेन 10 रुपए में प्रोड्यूस करा, अगर हमें पता चल जाए कि हमने साल भर में कितने पेन प्रोड्यूस करे हैं, मान लेते हैं पूरे देश में सिर्फ पेन का ही प्रोडक्शन होता है, तो पूरे देश में अगर पेन का प्रोडक्शन हो रहा है और हमने साल भर में 10 रुपए के 1000 पेन, वी प्रोड्यूस 1000 पेन्स वर्थ ₹10 ईच द होल ईयर. ये पूरी इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा? दिस विल कम टू 10,000. तो पूरे देश ने कितने कॉस्ट के, वर्थ कॉस्ट के पेन प्रोड्यूस कर दिए? पूरे देश ने प्रोड्यूस कर दिए 10,000 रुपीस के पेन. तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका दूसरा वर्जन कि पूरे देश ने 10,000 रुपीस इनकम बांट दी. अगर 10 रुपए किसी ना किसी की इनकम बन रही थी, पेमेंट बन रहा था, सो 10,000 कॉस्ट भी किसी ना किसी का पेमेंट बनेगा. तो जितने गुड्स एंड सर्विसेज हैं, 1000 गुड्स एंड सर्विसेज, यहां देखो सब लोग, तो जितने गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज की हम क्या निकाल लेते हैं? हम निकाल लेते हैं कॉस्ट. बस हमें इतना ही निकालना है. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर लो. कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ नेशन इज नेशनल इनकम. इतना आसान है, इतना मैंने कहा ना, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज है, इसमें बहुत सारी जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है उसको हम आसान करने की कोशिश कर रहे हैं. और इतना ही आसान है, तुम्हें जितने गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में एक देश के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ नेशन इन अकाउंटिंग ईयर, ये होता है जीडीपी. अब इसकी डेफिनेशन रट लो, हम रटते रहते हैं पूरे साल भर, फॉर द होल 12th 10th में भी पढ़ लिया होगा, 11th में भी इसके कॉन्सेप्ट आए होंगे. बिलीव मी स्टूडेंट्स, they're trying to mugging it up for the whole life. ये जब तक कॉमर्स में रहते हैं पढ़ते रहते हैं. कुछ नहीं है, एक साल में एक देश के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उन सबको क्लब करो, उसकी प्राइस निकालो तो जीडीपी आ जाता है एट मार्केट प्राइस. उन पूरे गुड्स एंड सर्विसेज की नेट वैल्यू पे कॉस्ट निकालो. अभी नेट वैल्यू को हम लोग टेम्परेली छोड़ के चलते हैं. हमने उस गुड्स एंड सर्विस की कॉस्ट निकाल ली, तो गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द फर्म्स और नेशनल इनकम. इसलिए हम लोग क्या निकालते हैं? हम लोग निकाल लेते हैं कॉस्ट. चलो, ये कॉन्सेप्ट, ये रिवीजन था, ये तुम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज में ऑलरेडी पढ़ चुके हो. एक बार उसको वापस रिवाइज करोगे तो आगे की चीजें और ज्यादा अच्छे समझ में आएगी ना. आई होप तुम लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा. चलो, अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की. इसमें क्या है? इसमें ये चीज हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली जीडीपी कहां से आता है. हमें जीडीपी पता चल गया, हमने जीडीपी की कॉस्ट निकाल ली, बट गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है एक साल में एक देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए? क्या वो फर्म टू फर्म जाके पूछते हैं? क्या वो शॉप टू शॉप जाके पूछते हैं? क्या वो पर्सन टू पर्सन जाके पूछते हैं, भैया तुमने कितने गुड्स, कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस करी? लेबर से जाके पूछते हैं कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस करी. तो ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए पढ़ना पड़ेगा कि हम गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी वैल्यू देश में बनी, उसको मेजर कैसे करते हैं. तो उसको मेजर करने के 3 मेथडोलॉजीज हैं. 3 मेथडोलॉजीज फॉर कैलकुलेटिंग मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. लिखते चलो साथ में, जहां पे मुझे लगेगा तुम्हें नहीं लिखना है, आई मेक यू पीपल स्टॉप. अभी मत पढ़ो, जहां पे लगेगा नहीं भैया लिखना, साथ साथ लिखते रहो. जहां लगेगा मैं बोल रहा हूं लिख लो, वहां लिख लेना. जब तक नहीं बोलता हूं तब तक सिर्फ सुनो, बोर्ड पे ध्यान दो. अभी लिखना शुरू करो. 3 मेथड्स हैं. फर्स्ट इज इनकम मेथड, सुना हुआ है तुम सब लोगों ने. सेकंड इज एक्सपेंडिचर मेथड, सुना हुआ है. थर्ड इज वैल्यू एडेड मेथड. इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड. 3 मेथड्स हैं. तीनों मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है और तीनों मेथड का आंसर सेम आता है. लिखो, तीनों मेथड ऑफ नेशनल इनकम, आंसर वुड बी द सेम, आंसर वुड बी द वन. एक ही आंसर आएगा, मल्टीपल आंसर्स
नहीं आएंगे। ये लिख लिया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब हम इनकम मेथड से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, ये बहुत एक यूनिक चीज है। जब इनकम मेथड से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं एनडीपी एट एफसी पे। क्यों, क्या, कैसे, बाद में बताऊंगा। अभी लिख लो, कुछ चीजें आंख बंद करके भी लिख लिया करो, हर बार डाउट्स नहीं होते, पूछोगे भी डाउट्स। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड जब हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं तो विल रीच टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करते करते हम कहां पहुंच जाते हैं, हम वो रास्ते से जाके पहुंच जाते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। सेम गोज विथ वैल्यू एडेड मेथड, विल रीच टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सो इनकम मेथड एनडीपीएफसी पे लेके जाता है, एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपीएमपी पे लेके जाता है, एनडीपीएफसी जीडीपीएमपी वैल्यू एडेड मेथड सीधे तुम्हें लेके चला जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी पे। अब क्वेश्चन आता है इसकी क्या वैल्यू, इसकी ये वैल्यू है कि अगर हमें कोई बता दे, कन्वर्जन हमें आते हैं, नेट को ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं हमें पता है, डेप्रिसिएशन ऐड हो जाता है। डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्रीवियस वीडियो में देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। डोमेस्टिक इज देश के अंदर की इनकम, जो हमारा बाउंड्री है नेशनल, जो हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री है देश की, ज्योग्राफिकल एरिया, उसके अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, प्लस नेशन जो बाहर लोग रहते हैं, हमारे जो बाहर के लोग रहते हैं उनकी इनकम, बाहर वालों की ऐड करो, हमारे वालों की वापस दे दो, उधारी नहीं रखने वाले। तो अगर हमने वो प्लस माइनस कर दिया तो हम कहां पहुंच जाएंगे, हम एनएनपी एट एफसी पे पहुंच जाएंगे। डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना हमें आता है। तो बोलने का मतलब ये है, अगर हम यहां पहुंच जाएं, कहां पे हम पहुंच जाएं, एनडीपीएफसी पे, जीडीपी एमपी पे और जीडीपी एमपी पे, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सपोज एनएनपीएफसी। हमें क्या निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फॉर एग्जांपल, तो हम निकाल सकते हैं। अब हमारा रोल क्या बचा, हमारा रोल सिर्फ बचा कन्वर्जन का। तो हमारी नेशनल इनकम की पढ़ाई, स्टडी या प्रैक्टिकल सॉल्व करने के तरीके दो होने चाहिए। पहले हमें मेजरमेंट आता है, उसके भी पहले हमें कन्वर्जन आना चाहिए। तो अगर हमें मेजरमेंट आता है और हमें कन्वर्जन आता है तो विल डिवाइड आवर प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग इन टू स्टेप्स। फर्स्ट विल रीच समवेयर, दिस इज कंपल्सरीली हम यहां पे लैंड कर जाएंगे, यहां से हमें वहां तक जाने की जर्नी एक अलग जर्नी होती है। ये आसान है, ये सीख लेते हैं जल्दी से इसको कैसे करना है। चलो, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ इनकम मेथड। अब पहले समझो इनकम मेथड में क्या क्या बेसिक गलतियां होती है नेशनल इनकम को सॉल्व करते हैं। अच्छा, दिस इज नॉट अबाउट इनकम मेथड, इज अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बोथ द मेथड। जनरली यूजुअली इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों साथ में पूछी जाती है। मतलब द लास्ट इनकम मेथड, द लास्ट एक्सपेंडिचर मेथड, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मतलब क्वेश्चन ऐसा लिखा होगा, कैलकुलेट नेशनल इनकम, मेजर नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। कम बार ऐसा होगा कि वो लिखेंगे कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड एंड जीडीपी एमपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड, या उससे भी कम बार होगा दे विल राइट इनकम मेथड विद वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड वैल्यू एडेड मेथड। इफ विल टेक द हिस्ट्री ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स, यू विल फाइंड इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड एक साथ आता है। तो जब एक साथ आता है तो वैसी नेशनल इनकम के कुछ इश्यूज है, तुम बच्चे हमेशा फेस करते हो। पहली प्रॉब्लम, सर आंसर नहीं आता, आंसर आता है तो मैच नहीं करता, मैच नहीं करता तो हमें समझ, मैच सपोज कर गया तो हमें समझ में नहीं आता सही मैच करा या नहीं करा। समझ में आ गया कि हाँ भाई सही मैच करा है तो ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि हम मैच किससे करेंगे, हम खुद से तो मैच नहीं कर सकते, मुझे मैच करना है अपने पड़ोसी से। तो मेरे पड़ोसी, मेरे सामने वाले, मेरे पीछे वाले, मेरे इधर के पड़ोसी, मैंने कैसे उठा के पूछ लिया कि भैया आंसर कितना आया, उससे मैच कर गया, तो मुझे ट्रस्ट नहीं होता कि आंसर सही। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ, अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगी, बहुत स्टार्टिंग है, बहुत बार ऐसा हुआ मेरा जो आंसर आया मेरे पड़ोसी का भी वही आंसर आया और हम दोनों इक्वल लेवल पे गलत थे, तो हम दोनों के आंसर गलत हो गए। इट हैपेंस, इट यूजुअली हैपेंस नेशनल इनकम के साथ। हर बार इट इज नॉट कंपल्सरी कि भैया आंसर जो आएगा वो सही आएगा। ये हुई 4 जनरल प्रॉब्लम। दूसरी बात, हम जब नेशनल इनकम सॉल्व करेंगे, मुझे सिर्फ बहुत बेसिक सा एक फॉर्मूला बताना है, बट हम कहां गलतियां करते हैं वो समझ लेना। हम जब भी नेशनल इनकम सॉल्व करेंगे, हम लोग यूजुअली गलती करते हैं, हम लोग नेशनल इनकम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन देख के, जो बहुत कन्वेंशनल मेथड है दुनिया का। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को देख देख के पूरी मेथड सॉल्व करो। हमें नेशनल इनकम क्वेश्चन देख के सॉल्व नहीं करना है, हमें यह नहीं देखना है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमारे पास अवेलेबल है। मुझे पता होने चाहिए कि मेरे इंग्रेडिएंट्स मुझे कौन सी नीड है, मुझे वही इंग्रेडिएंट्स पिक करना है।
ये बहुत बड़ा एक मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूं, बिलीव मी, वील नेवर, कभी भी नेशनल इनकम में गलती नहीं होगी अगर इस मेथड से जाओगे। सो डोंट सॉल्व, ये बात दिमाग में लिखो, नोटबुक में लिखना एक नहीं है, डोंट सॉल्व योर नेशनल इनकम बाय लुकिंग इनटू द क्वेश्चन, रादर सॉल्व योर नेशनल इनकम बाय लुकिंग इनटू द फॉर्मूला इन योर माइंड। तो तुम्हें अपने दिमाग में बैठे हुए या कहीं पे तुम जब जाओगे तो रफ में अगर फॉर्मूला लिख देते हो तो उस फॉर्मूले पे तुम्हें सॉल्व करना है। जब तुम फॉर्मूले पे सॉल्व करोगे तो नेशनल इनकम गलत नहीं होगा। ये बात समझ में आई? हमें क्वेश्चन देखना ही नहीं है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है, ये हेडेक, ये टेंशन तुम्हारा नहीं होना चाहिए। ये टेंशन बोर्ड एग्जामिनर, क्वेश्चन पेपर जिसने सेट करा है, तुम्हारे टीचर्स, इनका होने दो। तुम्हारा टेंशन, तुम्हारा हेडेक क्या है? तुम्हारा हेडेक है, तुम्हारा टेंशन सिर्फ इतना है, मुझे फॉर्मूला याद है, मुझे फॉर्मूला याद है, मुझे फॉर्मूला समझ में आता है, मुझे फॉर्मूले की टेक्निक पता है, मैं जाके फॉर्मूला या तो लिख लूंगा, मेरे दिमाग में छपा हुआ फॉर्मूला, मुझे फॉर्मूले में ढूंढना है कि मेरी चीजें कहां पे, मैं बताऊंगा कैसे। ये हुई पहली प्रॉब्लम, दिमाग में रखो नेशनल इनकम सॉल्व करने का तरीका, डोंट लुक इनटू द क्वेश्चन, लुक इनटू द फॉर्मूला। इसके अलावा कोई अच्छा तरीका नहीं होगा नेशनल इनकम सॉल्व करने का, ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। इट इज नॉट अबाउट द आंसर, इट अबाउट द ट्रस्ट। मैंने बताया ना, आंसर आ जाता है, ट्रस्ट नहीं होता, बहुत सारे इश्यूज हैं। दूसरी चीज, नेशनल इनकम जब सॉल्व करोगे तो जो क्वेश्चन दिया होगा नॉट नेसेसरीली इन सीक्वेंस, या दूसरी सेंस में बात करूं 100% नॉट इन सीक्वेंस, मतलब तुम्हारे फॉर्मूले में अगर पहले डेप्रिसिएशन आता है सॉल्व करने के लिए, हो सकता है डेप्रिसिएशन लास्ट वैल्यू इन द क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे? क्या मैं अगेन क्वेश्चन के हिसाब से जाऊं? नहीं, माय वर्ड्स आर सेम। अब मुझे वापस से फॉर्मूले पे ट्रस्ट करना है। मतलब इफ डेप्रिसिएशन लास्ट एंट्री, जैसे मैं तो एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मुझे रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट करना है और ये मैं रट चुका हूं। अच्छा, ये बात बहुत कभी कभी मजाक में लगती है चीजें कि मैं पहले, अगर मेरे क्वेश्चन में पहले इंटरेस्ट दिया है, फिर रेंट दिया है, फिर प्रॉफिट दिया है, और मैं अपने दोस्तों से बोल नहीं नहीं भाई मैं तो पहले रेंट ही करूंगा, इंटरेस्ट भले पहले दिया हुआ है। हो सकता है कुछ लोग मजाक उड़ाएं, बट ये प्रैक्टिस बोर्ड के लिए, नेशनल इनकम के लिए बहुत अच्छी होती है। मेरे फॉर्मूले, मेरे दिमाग में अगर पहले रेंट है, मेरा फॉर्मूला सेट है, तो आई विल सर्च फॉर रेंट, गलतियां नहीं होती। क्यों प्रॉफिट लास्ट में लिखा, इसका कुछ लॉजिक होगा, जैसे मैंने लिखा है, मैं बताऊंगा क्यों हर चीज के लॉजिक होते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज में यही लॉजिक पढ़ने, हम वो चीजें लास्ट में रखते हैं हमेशा जिसमें एरर के चांसेस होते हैं। स्टार्टिंग में वो चीजें कर लो जहां पे एरर के चांसेस नहीं होंगे। जैसे मैंने यहां पे लिखा रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, बिलीव मी प्रॉफिट इज द ओनली फैक्टर यहां पे हम जब सॉल्व करना भी शुरू करेंगे जिसमें एरर के चांस हैं। रेंट में कभी कोई एरर नहीं होगा, कभी कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं होंगे, कभी कोई ऐसी चीज नहीं दी होगी जो तुम्हें कंफ्यूज कर सकती है। इंटरेस्ट इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट के साथ गड़बड़ है। यही वो मछली है जो पूरे फॉर्मूले को खराब करती है। हम इकोनॉमिक्स में, मैं इकोनॉमिक्स में गंदी मछली कहता हूं, यही वो मछली है जो गड़बड़ क्रिएट करती है। हमें इसको अलग रखना है, इसको पकड़ के रखना है। जब ये मुझे पता चल जाएगा इसको लास्ट में, जैसी पकड़ में आएगी हम इसको सॉल्व कर देंगे, देख लेंगे इसके साथ क्या करना है। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। दो चीजें तुम लोगों को समझ में आ गई। पहली क्या? पहली चीज हमें फॉर्मूले पे स्टिक रहना है। दूसरा, हमें सीक्वेंस को क्वेश्चन के हिसाब से नहीं करना, हमें सीक्वेंस को अपने हिसाब से करना है, तभी वो सीक्वेंस सेट रहेगा। भले हम कितने भी एडवांस, कितने भी प्रो हो जाए इन सॉल्विंग नेशनल इनकम, नेशनल सॉल्व करते हैं, जितने प्रो बन जाओ, डोंट लीव योर सीक्वेंस, डोंट लीव योर फॉर्मूला। ये मंत्र याद कर लो। चलो स्टार्टिंग विद इनकम मेथड। इनकम मेथड कुछ नहीं है, तुम्हें अगर इनकम मेथड का फॉर्मूला याद नहीं होता, कंफ्यूजन होता है, रटना पड़ रहा है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम इतना समझना है इस देश में इनकम अर्न कौन करता है। हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इस देश की, इस राष्ट्र की, इन शॉर्ट दी इनकम ऑफ दिस कंट्री और इनकम ऑफ दिस नेशन। हम इस देश की या राष्ट्र की इनकम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अभी राष्ट्र को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, हम बात करते हैं देश की। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इनकम ऑफ दिस देश, इनकम ऑफ दिस कंट्री, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर की इनकम। हम मान लेते हैं दोनों भी सेम चीज है। तुमसे मैं पूछूं कि, या तुम अपने आप से पूछ लो अभी, कि इस देश में इनकम अर्न कौन करता है? तो जितने लोग इनकम अर्न कर रहे हैं, एक्स वाई जेड, जिस भी तरीके से वो लोग इनकम अर्न कर रहे हैं, उनसे भैया जाके पूछ लो
क्यों इतनी मेहनत करनी है कि मैं पहले गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस कैलकुलेट करूं? उसका एक अलग तरीका है, फर्म में जाओ, प्राइस कैलकुलेट करो, फिर उसकी कॉस्ट पता करो कितनी कॉस्ट में बना है, पूरी मैथडोलॉजीज कैलकुलेट करो। 130 करोड़ का इतना बड़ा देश है, सातवीं सबसे बड़ी कंट्री है, बहुत टीडियस जॉब है, बहुत डिफिकल्ट जॉब है। एक तरीका है, बहुत सिंपल तरीका। क्या है तरीका? है कि मैं सीधे जाके, मुझे कैलकुलेट क्या करना है? मुझे कैलकुलेट करना है इनकम कितनी है। तो मैं घर घर जाता हूं या लोगों से पूछता हूं, भैया मुझे अपनी इनकम बता दो। बात तो उतनी हुई ना, इतनी मेहनत करने से अच्छा सीधे पूछ लो। तो अगर मैं लोगों से जाके इतनी बात पूछ लूं कि भैया आप लोगों की इनकम कितनी है बता दो, और उन्होंने बता दी, तो मेरा क्या निकल आएगा? मेरे देश की इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। सो इनकम कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हुआ? सीधे लोगों से इनकम पूछ लो, तो भाई इनकम बता देंगे लोग। चलो, अब दूसरी बात, हमें क्या पूछना है? हमें देश के लोगों से इनकम पूछनी है। तो देश के लोगों में अपने आसपास फिर सोचो, तुम्हारे आसपास इनकम कौन अर्न करता है? तुम्हारे आसपास इनकम अर्न करने वाले लोगों की लिस्ट बनाओ। अगर दिमाग में अगर बना पा रहे हो तो मैं तुम्हें ब्रॉडली वो देता हूं। तुम्हारे आसपास जितने लोग इनकम अर्न करते हैं, या तो वो इनकम अर्न करते होंगे बाय सेलिंग देयर लेबर। लेबरर, सपोज मैं कोई सामान उठा के कहीं पर रखता हूं, एक्स वाई जेड, सो आई एम अ लेबरर एंड आई एम सेलिंग माई लेबर टू समवन। मैं अपना लेबर किसी को बेचता हूं। मैं ऑफिस जाता हूं, मैं ऑफिस जाके काम करता हूं, तो आई एम अ लेबरर एंड आई एम सेलिंग माई सर्विसेज, माई लेबर टू समवन। तो मैं या तो अपना लेबर किसी को सेल करके वेजेस या सैलरी अर्न करता हूं। अपने आसपास देखो, कोई ऑफिस जाता होगा, किसी ऑफिस में काम करता होगा, प्राइवेट, गवर्नमेंट, एमएनसीज, या क्या कहते हैं सेंट्रल के किसी जॉब में होगा, तो वो क्या कर रहा है? वो काम कर रहा है एज ए लेबर। सो ही इज वर्किंग एज ए लेबर। ये क्लियर हो गया? तो या तो वो वेजेस या सैलरी अर्न कर रहा होगा। दूसरी बात, या तो वो बिजनेस कर रहा होगा। ठीक है, तो पहली चीज क्या है? अ पर्सन कैन वर्क एज अ लेबर। ये चीज ध्यान रखना। लेबर का मतलब हर बार वो मजदूर नहीं होता। कई बार होता है बच्चे बुरा मान जाते हैं, सर 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 मेरे पापा लेबर नहीं है। यहां लेबर का वो मतलब नहीं। लेबर का मतलब पर्सन वर्किंग समवेयर, सेलिंग हिज सर्विसेज, सेलिंग हिज लेबर, तो हम उसको क्या बोलते थे सिंपल लैंग्वेज में? लेबर। ठीक है, इसलिए भैया आजकल, पहले तो नहीं होता था, पहले जब लेबर की रेम्यूनरेशन की बात होती थी, तो बहुत पहले लेबर का रेम्यूनरेशन से वेजेस काउंट होता था। लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया, लोगों ने बुरा मानना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं भैया, बुरा मत मानो, हम लेबर की रेम्यूनरेशन को वेजेस के साथ साथ सर्विस, क्या कहते हैं, सैलरीज भी बोलेंगे। तो बुरा मानने वाली बात है तो ठीक है, इतनी सी बात है, हम चेंज कर देते हैं। अदरवाइज वेजेस एंड सैलरीज ऑन द सेम थिंग। चीजें सिर्फ इतनी डिफरेंट होती, सैलरीज मिलती है थोड़ी, हम ऊपर लेवल पे लेके जाते हैं तो सैलरीज होती है, लोअर लेवल पे वो वेजेस होती है। वेजेस एग्जैक्टली, वेजेस को वेजेस क्यों कहते हैं मैं दोनों को बताता हूं। वेजेस का काम होता है, वेजेस कैलकुलेटिव होती है। वेजेस बहुत टेक्निकल टर्म है। मैंने काम करा 100 रुपीज का, आई एम गेटिंग 80 रुपीज, माई वेजेस। आई एम डूइंग सर्विसेज समवेयर, हो सकता है मैं कोई टेक्नोलॉजिकल काम या टेक्निकल काम कर रहा हूं, हो सकता है आई एम मैनेजरियल वर्क, आई एम डूइंग अ मैनेजरियल वर्क, मैं टीम को संभालता हूं। ठीक है, सो मुझे वेजेस नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती वेजेस? क्योंकि मुझे सामने वाले को भी नहीं पता मेरी एग्जैक्ट प्रोडक्टिविटी कितनी है। वो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस होती है। नॉन प्रोडक्टिविटी, नॉन प्रोडक्टिव मतलब मैं प्रोडक्टिव तो हूं, बट मेरी जो सैलरी है वो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड नहीं है, कि मैंने एक दिन में 1,000 रुपए का काम करा तो मुझे 500 रुपए देते हैं, ऐसा नहीं है। ये पता नहीं चल सकता। तो जब पता नहीं चलता है, फजाट चीजें होती हैं, तो सैलरीज मिलती है। वेजेस एक्यूरेट क्या, तो लेबर को क्या मिलेगा? भाई लेबर को तो उतना ही पैसा देंगे जितना उसने काम करा। तो उसने दिन भर में इतना काम करा, हम उसके हिसाब से उसकी वेजेस बना लेते हैं। उसने महीने भर में इतना काम करा, उसके हिसाब से उसकी वेजेस होती है। तो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड होता है। सो लेबर इज मोर लाइक अ मशीन, लेबर इज मोर लाइक अ मशीन। तो मशीन की जैसे हम प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं कि भाई दिन में इतने घंटे चलती, लेबर की हम प्रोडक्टिविटी इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एक लेबर हो गया। दूसरा, तुम्हारे आसपास जो लोग काम कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे एज अ बिजनेस वर्क। ठीक है, या मान लेते हैं वो काम कर रहे होंगे जमीन पे। वो अपनी जमीन किसी को रेंट आउट करके, जमीन रेंट आउट का मतलब हर बार जमीन ही नहीं होती, हाउस होता है। कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी को लैंड आउट करके अगर वो लोग अपनी इनकम, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड चला रहे हैं, तो वो क्या हो गया? लैंड। फोर्थ, कैपिटल, एंड लास्ट इज ऑन्टरप्रेन्योर। चलो, इन चार के अलावा बिलीव मी, ट्रस्ट मी, तुम्हारे आसपास कुछ और नहीं होगा। या तो कोई लेबरर होगा, वेजेस अर्न कर रहा होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं, वेजेस। लैंड ओनर होगा तो वो अर्न कर रहा होगा रेंट। कैपिटल ओनर होगा
तो वो अर्न कर रहा होगा इंटरेस्ट। कैपिटल ओनर का मतलब क्या हुआ? कैपिटल ओनर का मतलब है उसने अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करके रखा होगा, इधर इन शेयर मार्केट और इन बिजनेस, कहीं पे भी इन्वेस्ट करके रखा है। सो व्हाट इज गेटिंग? ही इज गेटिंग, शी इज गेटिंग इंटरेस्ट आउट ऑफ इट। लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है? उसकी एक ही एबिलिटी होती है, एक ही खासियत होती है, एंटरप्रेन्योर टेक रिस्क। ही टेक्स रिस्क। द वन हु टेक्स रिस्क, उसका रिवॉर्ड क्या होता है? इन सबके तो रिवॉर्ड हमने लिख दिया, उसका रिवॉर्ड होता है, सबके मुंह से निकला होगा, प्रॉफिट। सो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इस चार के अलावा कुछ और काम देश में नहीं होता। ब्रॉडली क्लासिफाइंग, इस देश में सिर्फ चार ही काम होते हैं। तो जब चार काम होते हैं तो चार टाइप की ही इनकम होगी। देश में वेजेस अर्न होंगे, देश में रेंट अर्न होगा, देश में इंटरेस्ट अर्न होगा, देश में प्रॉफिट अर्न होगा। तो इस देश की सारी रेंट, सारा इंटरेस्ट, सारा वेजेस, सारा प्रॉफिट ऐड कर दो। जब सब चीजें ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? सब चीजें ऐड करके मिलेगा इस देश की इनकम। इतना आसान है। इस देश में जितने लोग काम कर रहे हैं सबकी इनकम ऐड कर दो। चार ही लोग काम करते हैं, हमने देश की सारी वेजेस, देश का सारा रेंट, देश का सारा इंटरेस्ट, देश का सारा प्रॉफिट ऐड कर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देश की इनकम। देश की इनकम को हम लिखते हैं डोमेस्टिक इनकम, और इक्वेशन फॉर्म में डोमेस्टिक इनकम को लिखा जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट एफसी। तो हमें कितनी चीजें ऐड करनी? चार चीजें। लेट स्टार्ट विद चार चीजों को ऐड करने का प्रोसेस। चलो, हमें ऐड करना है, मैं अलग से लिख देता हूं ताकि तुम लोग के लिए आसान हो जाए। हमें ऐड करना है रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेस प्लस प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, चार चीजें ऐड करो, यूल गेट योर डोमेस्टिक इनकम। चलो अब एक एक करके देखते हैं। मैंने बोला सीक्वेंस ब्रेक नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे। सबसे पहले सीक्वेंस में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा वेजेस। वेजेस के साथ मैंने अभी बताया सिर्फ फील गुड फैक्टर के लिए वेजेस को और क्या लिख देते हैं? वेजेस को हम लिख देते हैं सैलरीज। सो वेजेस और सैलरीज, या फिर वेजेस एंड सैलरीज। बट बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन या बहुत जनरली सारी ऑर्गेनाइजेशन जब वेजेस डिस्ट्रीब्यूट करती है तो सिर्फ वेजेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, वेजेस के साथ देयर आर सेवरल थिंग्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं वेजेस के साथ। जैसे मुझे वेजेस मिला, पर ऑर्गेनाइजेशन मुझे वेजेस के अलावा एक बेसिक वेज मिलती है, वेज के अलावा मुझे कुछ सर्विसेज दे दी। उन्होंने मुझे फ्री लंच दे दिया, लास्ट क्लास में लोगों ने पढ़ा हुआ है सारी चीजें, मैंने तुम्हें फ्री लंच दे दिया। ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे फैसिलिटी दे दी कि भाई बस से यहां तक आते हैं, एक बस लगवा दी उन्होंने। अब जो उन्होंने पैसा लगाया है क्या सोशल सर्विस के लिए लगाया है? नहीं, दिस नॉट द सोशल सर्विस। अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल है, नॉन प्रॉफिट नहीं है, तो ये सोशल सर्विस नहीं होगी। दिस वुड बी द पार्ट ऑफ माई वेजेस, माई सैलरी, बट आई एम नॉट गेटिंग दिस सैलरी, आई एम नॉट गेटिंग दिस वेजेस in cash form, rather I'm getting this salaries and wages in kind form. मुझे kind form में मिलता है ये सारी चीजें। So I hope you're getting it कि हमें wages या salaries या remuneration दो पार्ट में मिलता है। Remuneration is divided in two part, first is cash, another one is kind. Cash और kind दोनों में मिलके सैलरी आती है, और दोनों सैलरी काउंट होती है, हमारी ग्रॉस सैलरी बन के सामने आती है। कभी भी देखना जब तुम्हारे किसी सीनियर, किसी एल्डर को कभी सैलरी मिली होगी या बताते होंगे तो पैकेज बताते होंगे। क्या बताते हैं वो लोग? बताते हैं मुझे इतना पैकेज लगा, आई एम गेटिंग अ पैकेज ऑफ 12 लाख रुपीस, 12 लाख का पैकेज है। so 12 लाख डज इट मीन कि उसको 1 लाख पर मंथ की सैलरी मिलती होगी? नहीं, उसके हाथ में सपोज आते हैं 82,000, 85,000। सो व्हाट अबाउट द 15,000 दैट इज लेफ्ट? उसका क्या हुआ? उसको मिलते हैं बट अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं। हो सकता है उसके प्रोविडेंट फंड में पैसा डिपॉजिट होता हो सकता है उसके वेकेशन, छुट्टी के लिए कुछ पैसा निकाल के रखा हुआ है, एक लीव के लिए भी पैसा मिलता है कि विल टेक दिस लीव, पैसा नहीं मिलेगा, नहीं लेते तो विल गेट दिस मनी, पैसा निकाल के रखते हैं। हो सकता है किसी ट्रिप टूर्स के लिए पैसा निकाल के रखा हो सकता है डेली के कम्यूटेशन के लिए पैसा हो, कार मिला हो, घर मिला हो, बहुत सारी चीजें मिला के लाइब्रेरी मिल जाती है, कॉफी मिलता है, खाना मिलता है। सो बहुत सारी चीजें मिला के क्या होता है? उसका एक पैकेज बनता है, दैट इज 1 लाख रुपीज अ मंथ। हम बात कर रहे हैं 85 प्लस 15। So 85 is cash, 15 is kind। दो चीजों में सैलरी हो गई, तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्या क्या? वेजेस एंड सैलरीज या तो कैश में या फिर काइंड में। अब ये डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है? गलती होने के चांसेस क्या है? अगर तुम्हें सीधे सीधे क्वेश्चन में लिखा आ गया
आज हम देख रहे हैं कहां कहां पे एरर हो सकता है फॉर्मूले में। ठीक है, अगर तुम्हें सीधे सीधे लिखा आ गया वेजेस एंड सैलरीज, कुछ और नहीं लिखा है, तो मान लेना वेजेस एंड सैलरीज में कैश और काइंड इंक्लूडेड है, साथ में अगर काइंड भी लिख दे, साथ में अगर कैश भी लिख दे, हम नहीं ऐड करेंगे अगर एक साथ ब्रॉड चीजें दे दिए। सो दिस वन इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, these two are the part of wages and salaries, so we'll not consider the part of wages and salaries if the broader concept is given। अगर सीधे सीधे उठा के broader concept दे दिया है, forget about the rest, बाकी चीजों को छोड़ दो, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। चलो, तो मैं भूल जाता हूं, क्यों भूल जाता हूं? क्योंकि मैंने तुम्हें समझा दिया है। तो अगर तुम्हें कैश और काइंड मिलता है तो हम कैश और काइंड अलग अलग प्लस करेंगे, नहीं मिलता है, हमें सीधे वेजेस सैलरीज मिलते, विल कंसीडर इसके अंदर कैश और काइंड इंक्लूडेड है। सो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड इंक्लूसिव हो गया, प्लस आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। नॉट एग्जैक्टली इट इज सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के सोशल बेनिफिट के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए, कि द टाइम व्हेन एम्प्लॉय गेट्स रिटायर्ड, जब वो रिटायर होगा तो उसको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। क्यों बेनिफिट मिलना चाहिए? तो इसलिए मिलना चाहिए बेनिफिट क्योंकि उसने अपने प्रोडक्टिव आवर्स ऑफ लाइफ कंपनी को दे दिए। जब प्रोडक्टिव आवर्स ऑफ लाइफ कंपनी को मिल चुके हैं, तो जब वो घर में रेस्ट करता है तो उसका जो प्रोडक्टिव आवर्स हमने यूटिलाइज कर लिए, उसके बदले उसकी द होल लाइफ हम उसको कुछ दें। तो हम क्या देते हैं? हम पूरी ड्यूरिंग दी सर्विस जॉब, ड्यूरिंग हिज जॉब या ड्यूरिंग हर जॉब, हम उसको एक कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। दिस इज द एक्सेस ऑफ सैलरी, दिस अपार्ट फ्रॉम द सैलरी हम उसको देते हैं। सो वेजेस सैलरी के अलावा हम उसके सोशल सिक्योरिटी में प्रोविडेंट फंड, तुम लोगों ने सुना होगा जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये सुना होगा। तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड में सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ पैसा डिपॉजिट करता है। सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस भी है इसके ऊपर, जिसके ऊपर काम करना होता है एम्प्लॉयर को। कभी कभी इसके साथ एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन दे देते हैं। तो ये बात समझना, जब एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है तो वो एक्सेस ऑफ सैलरी है, वो अपार्ट फ्रॉम सैलरी है। बट अगर ये एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ तो वो क्या होगा? हम उसको ऐड नहीं करते। क्यों नहीं करते समझ लो, क्योंकि तुम्हें एक और चीज इसके साथ क्लब होके आएगी क्वेश्चन में, व्हाट टू इंक्लूड एंड व्हाट नॉट टू इंक्लूड इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती। सिर्फ यस और नो लिखना होता तो चांसेस अलग होते हैं, इसके साथ तुम्हें लिखना होता है रीजन। तो कोई तुमसे पूछ ले कि भैया एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड क्यों नहीं होता, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों होता है? सो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज अ पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन। मैंने काम करा, मेरे प्रोडक्टिव आवर्स के लिए मुझे जो पैसा मिला, उसके अलावा कंपनी सोचती नहीं भैया इसने मुझे अपनी लाइफ के बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव आवर्स दे दिए, सो इट्स बेटर टू कंट्रीब्यूट इन हिज और हर सैलरी अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर वेजेस। तो ये कहीं ना कहीं, मैं इसको सिंपल भाषा में बात करूं तो पैसा मेरा ही है, मुझे मिलेगा वंस आई गेट रिटायर्ड, तो पैसा मुझे ही मिलेगा, ये पैसा मुझे मिल रहा है, तो दोनों मेरा सैलरी का पार्ट हुआ या दोनों मेरा रेम्यूनरेशन का पार्ट हुआ। सैलरी बहुत ही एक यूनिक वर्ड है, सैलरी इज स्पेसिफिक वर्ड। सैलरी ये सैलरी नहीं है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ माय रेम्यूनरेशन। रेगुलर सैलरी नहीं है, रेगुलर रेम्यूनरेशन नहीं है, नॉन रेगुलर रेम्यूनरेशन। अब आती है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। इफ आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर माई सोशल सिक्योरिटी, मैं अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करता हूं, तो मैं कब करूंगा? मुझे वेजेस मिले, मुझे सैलरीज मिली, मुझे सैलरी मिली। जैसे ही मुझे सैलरी मिली, मैंने अपने एम्प्लॉय, अपने सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ पैसा कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया। कब करा? वंस आई गेट दी सैलरी, मुझे सैलरी मिली, मैंने अपनी सैलरी में से, मेरे 25,000 सैलरी है, 25,000 सैलरी में से सपोज मैंने 5,000 रुपए अकाउंट्स में, यही सारे बेसिक वर्ड ही लिया करो, 25,000, 10,000, इसलिए अब ये भी अकाउंटिंग है ना, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। सो मुझे 25,000 सैलरी मिली, 25,000 सैलरी में से मैंने 5,000 उठा के डिपॉजिट कर दिए। कहां डिपॉजिट कर दिए? मैंने अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए पैसा अलग निकाल के रख दिया। तो क्या इसको मेरा रेम्यूनरेशन माना जाएगा? नहीं, दिस मोर ऑफ अ सेविंग। तो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअली ए काइंड ऑफ सेविंग, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज अ पार्ट ऑफ माई रेम्यूनरेशन। ये क्लियर हो गया? चलो, सो वेज एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर आता है रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, ऐड कर दो प्लस, ये प्लस में थोड़ा ब्रॉडर प्लस लिखता हूं, आई चेंज द पेन ताकि तुम लोग को हमें समझ में आए। ये ब्रॉडर प्लस है, ये इंटरनल प्लस है। चलो बताऊंगा क्यों ब्रॉडर प्लस एंड इंटरनल प्लस।
प्लस हम लोग लिख देते हैं रेंट इंटरेस्ट प्लस फायदा प्रॉफिट लाभ। चलो, सो रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, तीन चीजें हमने प्लस कर दी, तीनों चीजें प्लस हो गई, मतलब यहां पे चारों चीजें प्लस हो गई। डन विथ रेंट, वे डन विथ इंटरेस्ट, वे डन विथ वेजेस, वे डन विथ प्रॉफिट। बस वेजेस को हमने दो पार्ट में लिखा है, बाकी सारे एक ही पार्ट में है। चलो एक चीज और हम प्लस करते हैं, प्लस, और प्लस करने के पहले छोटी सी स्टोरी समझो। सपोज एक पर्सन है, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अर्निंग, एक डॉक्टर है जो 50,000 रुपए उसको मिलते हैं। अब उसकी खासियत क्या है, वो डॉक्टर की खासियत है, इज नॉट वर्किंग समवेयर, उसकी खुद की क्लिनिक है, इज ओनिंग अ क्लिनिक, वो क्लिनिक में खुद ही डॉक्टर है, उसने पैसा इन्वेस्ट करा, उसने क्लिनिक स्टैब्लिश करी। क्लिनिक इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ बिजनेस, डॉक्टर इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ प्रोफेशन। वो अपनी क्लिनिक में काम करता है, बाय द एंड ऑफ द मंथ ही इज गेटिंग 50,000 rupees. He got 50,000 rupees as remuneration, a part of his service. The question is, उस 50,000 को तुम क्या बोलोगे? Is 50,000 a wage for the doctor? 50,000 is profit for the doctor? 50,000 is interest for the doctor, क्योंकि उसने पैसा लगाया, उसको इंटरेस्ट मिलता है, और 50,000 is profit. प्रॉफिट है, रेंट है, इंटरेस्ट है, वेजेस है, क्या बोलोगे? सब कुछ है। डॉक्टर के क्लिनिक मतलब प्रॉफिट उसका, पैसा उसका लगा मतलब इंटरेस्ट उसका, काम वो खुद कर रहा है मतलब लेबर उसका, जमीन जगह उसी की है, तो हम क्या बोलेंगे, भैया सब कुछ डॉक्टर का है। अब मैं डॉक्टर हूं और मैं अपने बिजनेस में काम कर रहा हूं, तो मैं खुद को पैसा कैसे दूं? ऐसे, भैया लो, मैं बोलूं ओके थैंक यू, फिर मैं ही साइन करूं कि पैसा दे दिया, फिर मैं ही साइन करूं, तो अकाउंट में तो कैसे एंट्री नहीं होती, ए डेबिट टू ए, कभी एंट्री नहीं बनने वाली, ए क्रेडिट टू ए, कभी एंट्री नहीं बनने वाली, क्योंकि नहीं हो सकता। तो अकाउंटिंग के कुछ इश्यूज हैं, वो इश्यूज को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हम बोलते हैं ठीक है भैया मत इतनी लड़ाई करो अकाउंट्स वाले, हम एक काम करते हैं, हम एक अलग हेड बना देते हैं, क्योंकि एंट्री हो नहीं सकती, इट इज वेरी लॉजिकल। सो हमने एंट्री ना करने के लिए फाइंड अ मिडवे। मिडवे क्या है, हमने बोला हम उसको अलग हेड बना दें, हम कुछ नहीं बोलते, ना वो रेंट है, ना वो इंटरेस्ट है, ना प्रॉफिट है, ना वेजेस है, तो हमने उसको नाम क्या दे दिया, हमने उसको नाम दे दिया मिक्स्ड इनकम। नाउ मिक्स्ड इनकम इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द इनकम, रेंट इंटरेस्ट वेजेस प्रॉफिट। इन शॉर्ट मिक्स्ड इनकम किसको मिलेगी? मिक्स्ड इनकम मिलेगी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उन्हें हम क्या देते हैं? उन्हें हम देते हैं मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम इज अ डिफरेंट हेड। हमने अलग से क्यों नहीं पढ़ा यहां पे? कि इसी का हेड है, इसी का एक ब्रॉडर एक वर्जन हमने डाल दिया भैया मिक्स्ड इनकम, क्योंकि हम अलग अलग कर नहीं सकते, अलग से कोई इनकम नहीं है, हमने एक हेड बना के छोड़ दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, ताकि अकाउंट्स की लड़ाइयां ना हो। तो हमने लड़ाई सॉल्व करने के लिए लिख दिया। अब इसको क्लब करते हैं। वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ये एक पार्ट है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट एक पार्ट है, मिक्स्ड इनकम एक पार्ट है। सो पूरा क्वेश्चन तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। मैं इसको भी हटाता हूं। तीन पार्ट कौन कौन से हैं? तीन पार्ट वेज एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, हम उसको लिखते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को मिलने वाला रेम्यूनरेशन। सो ओवरऑल रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज, रेगुलर रेम्यूनरेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, दोनों चीजें ऐड कर लोगे तो क्या मिलेगा? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को मिलने वाला कॉम्पनसेशन। नाम से समझ में आना चाहिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूड्स बोथ द थिंग। इन शॉर्ट अगर तुम्हें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लिखा हुआ है और साथ में वेजेस सैलरीज, या फिर ये भी दिया है या दोनों दिए, छोड़ देना। वैसे दोनों तो नहीं देंगे, इतने लॉजिकल होते हैं बोर्ड वाले, बट इसके साथ ये दिया है, जस्ट लीव इट, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है, इट इंक्लूड्स बोथ द थिंग्स। फिर आता है रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तीनों मिला के कहलाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मिला के कहलाया ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम ही होती है, इसका और कोई नाम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उसकी इच्छा होगी चलो बच्चों के लिए, तुम लोग के लिए डिफिकल्ट बनाते हैं, तो क्या लिख देगा? इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। और तुम लोग इतने तो स्मार्ट हो कि मिक्स्ड इनकम की जगह इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आ गया तो तुम लोग समझ जाओ कि मिक्स्ड इनकम है। नहीं समझ में आएगा तो बता ही दिया मिक्स्ड इनकम है। वैसे बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि मिक्स्ड इनकम को मिक्स्ड इनकम ना लिखें, इसलिए इट्स नॉट अ बिग डील टू हैव मिक्स्ड इनकम इन अ क्वेश्चन। ये कभी भी बड़ी दिक्कत नहीं देगा। खैर, इन तीनों चीजों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? एनडीपी एट एफसी। इन सब चीजों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? एनडीपी एट एफसी।
नाउ ये टू फॉर्मूला जो सेम है, अननेसेसरी इसको दो बना के रखा हुआ है, फॉर्मूला लेवल 1, फॉर्मूला लेवल 2, कभी कभी दोनों मिक्स होके आ जाता है। हो सकता है तुम्हें दे दे सीओई, फिर तुम्हें दे दे रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम, तो हम ऐसे उठा लेंगे। मैंने ये ऊपर क्यों लिखा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, मतलब मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करूंगा या करूंगी, मुझे सबसे पहले क्या ढूंढना है, मुझे नहीं ढूंढना वेजेस सैलरीज, आई विल स्टार्ट विथ सी, मुझे ढूंढना है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो हम शिफ्ट हो जाएंगे वेजेस सैलरीज। फिर हमें एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन भी लगने वाला है, मिल गया टेंशन खत्म हो गई, हमने ये कर लिया। ये नहीं मिला तो हम यहां पे आ जाएंगे। फिर हम क्या ढूंढेंगे, तो बहुत से बच्चे रेंट ढूंढते हैं, नहीं ढूंढना, हमें दूसरा क्या ढूंढना है, वापस जाओ हमारे बेस पे, वापस अपने बेस पे चले जाओ, बेस पे जाओ, वहां से सारी फायरिंग शुरू करो। तो हम बेस पे चल जाएंगे। बेस क्या है, बेस है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस किन चीज से मिलकर बनता है, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ये नहीं मिला, यहां शिफ्ट हो जाओगे। दूसरी प्रॉब्लम, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस के साथ इंटरेस्ट और प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम लोग प्रॉफिट और इंटरेस्ट को इग्नोर कर देंगे। सब लोग इतने स्मार्ट हो। मिक्स्ड इनकम मैंने बताया वह कभी तुम इस बेस के साथ जाओ या डिटेल फॉर्मूले के साथ जाओ, मिक्स्ड इनकम ही लिखा होगा। सो इट्स नॉट अ बिग डील टू हैव मिक्स्ड इनकम। तो हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है सीओई, नहीं मिला तो ये, हमें ढूंढना ऑपरेटिंग सरप्लस, नहीं मिला तो ये, फिर हमें ढूंढना है मिक्स्ड इनकम। इसी सीक्वेंस में फॉर्मूला सॉल्व करोगे, इसके अलावा कोई सीक्वेंस मत रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर आते हैं, ये लिख लिया होगा सब लोगों ने, एक बार मैं छोड़ देता हूं 10 सेकंड के लिए, कॉपी कर लो जल्दी से। सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। एमआई इज नॉट सेफ टू हैव, मैं एमआई नहीं बोलता हूं, बहुत सी चीजें बैन हो रही है। तो सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, बहुत से लोग समझ गए होंगे। फिर आता है वेजेस सैलरीज प्लस एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। चलो इसे हटाते हैं। अब बची एक चीज, गलतियां समझ में रखना, कहां पे गलती हो सकती है मैं बता देता हूं। तो मेरी पहली गलती हो सकती है वेजेस एंड सैलरीज में। वो गलती क्या हो सकती है, वो गलती होगी कैश और काइंड। तो जैसी वेजेस सैलरीज आता है, टेक अ पॉज, थिंक फॉर 2 मिनट्स, यूल गेट द रियलाइजेशन। गलती हो तो नहीं रही है, और गलती क्या होगी, गलती सिर्फ एक होगी, भैया रुक के देख लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ो। होता है ना, रेड लाइट में हम लोग देखते हैं, समझते हैं, राइट लेफ्ट देखते हैं, वैसी हाल है। तो गलती क्या होगी, कैश और काइंड तो नहीं दे दिया, कैश दिया है तो काइंड भी होगा। कई बार हम कैश देखते हैं, एंट्री कर देते हैं, काइंड छोड़ देते हैं। चलो फिर आगे आते हैं। दूसरी गलती हो सकती है प्रॉफिट में। ठीक है, प्रॉफिट में क्या गलती होती है, कई बार प्रॉफिट ना लिख के 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं, सपोज किसी फर्म को प्रॉफिट हुआ 1000 रुपीज, 1000 रुपीज प्रॉफिट में से फर्म ने सबसे पहले पे कर दिया टैक्स, टैक्सेस 400, 400 रुपए फर्म ने टैक्स पे कर दिया। किसको चला गया टैक्स, ये टैक्स चला गया सरकार को। ठीक है, फिर फर्म ने अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से कुछ डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको हम लिखते हैं डिविडेंड। तो फर्म ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 200 रुपीज, 200 रुपए चला गया शेयर होल्डर्स को। फिर तीसरी चीज, फर्म ने तीसरी चीज बोला, नहीं भैया बहुत डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बहुत सारा खर्चा हो गया, अब हम पैसा अपने पास रख लेते हैं। तो फर्म ने बाकी बचा हुआ पैसा रख लिया, हमने उसको बोल दिया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हमने उसको कितना लिख दिया, कितना बचा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, 600 चले गए तो बचा 400। ये 400 क्या है, ये 400 है रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, 400 क्या है, 400 वो बचा हुआ पैसा है जो फर्म ने अपने पास रख लिया। तो 1000 रुपए किस पार्ट में डिवाइड हो गए, 400 प्लस 200 प्लस 400। तो कभी कभी वो प्रॉफिट ना लिख के वो क्या लिख देते हैं, वो लिख देते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इट साउंड्स लाइक प्रॉफिट बट इट्स नॉट अ प्रॉफिट, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। सो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग्स। दिस वन इज डिविडेंड, दिस वन इज कॉर्पोरेट टैक्स। तो प्रॉफिट नहीं लिखा और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लिखा है, कहीं भी प्रॉफिट नहीं लिखा क्वेश्चन में, और हम दूसरे पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे 3 चीजें कंपल्सरीली। हो सकता है 2 ही लिखें, हो सकता है 1 ही दे, उसकी इच्छा है। हमें 3 चीजें ढूंढनी, कौन कौन सी, हमें 3 चीजें ढूंढनी है।
मैं यहां पे लिख देता हूं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन्ड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का एक और नाम है एंड डिविडेंड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का एक और नाम है रिटेन्ड अर्निंग्स। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स को एक और नाम से जानते हैं, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट टैक्स। नाम से ही समझ में आ जाएगा, प्रॉफिट पे लगने वाले टैक्स को हम कौन सा टैक्स कहते हैं? प्रॉफिट टैक्स। तो अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो तीन चीजें दी होंगी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स एंड डिविडेंड। ये तीन चीजें प्लस कर लोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। तो हमारा फॉर्मूला कैसा दिखेगा मैं तुम्हें वो बता देता हूं। हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा। हमारा फॉर्मूला दिखेगा रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस डिविडेंड। ये तीनों चीजें टेक्निकली प्रॉफिट ही है, लेकिन अलग अलग है, तो हम अलग अलग उसको प्लस करना है। यहां तक क्लियर? इसके बाद जस्ट ट्रस्ट मी, तुम्हारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो विल स्टार्ट विथ सीओई। मैं सम अप करता हूं, विल स्टार्ट विथ सीओई। मिला तो ठीक, नहीं तो वेजेस सैलरीज प्लस एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। वाइल रीचिंग टू वेज एंड सैलरीज वी हैव टू थिंक कि वेज एंड सैलरीज में कहीं कैश और काइंड तो नहीं है। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इज एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। कई बार आंखें धोखा देती है, लिखा होता है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड यू आर एन इल्यूजन कि एम्प्लॉयर तो नहीं है भैया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का देख लेना, वो सिर्फ इल्यूजन है। ये हो गया क्लियर, एक पार्ट खत्म करो। फिर आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। मिला तो ठीक, नहीं तो विल शिफ्ट टू रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। एक चीज और है जो मैं लास्ट में बताता हूं, क्योंकि 100 में से एक या दो क्वेश्चन में वो आता है, और वो है ऑपरेटिंग सरप्लस का एक पार्ट। ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। 100 में से दो क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, जनरली क्वेश्चंस में नहीं मिलता, बट इट्स अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, क्योंकि ये बिजनेस का वो पार्ट है जो हमें मिलता है। मैंने अपनी कुछ सर्विसेज दी, मैंने जमीन दी तो मुझे रेंट मिला, मैंने कैपिटल ली तो मुझे इंटरेस्ट मिला। सो मैंने अपना एक प्रॉपर्टी दी, उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसके बदले हमें मिलता है रॉयल्टी, कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स, वो एक अलग चीज है। तो रॉयल्टी भी पार्ट होता है ऑपरेटिंग सरप्लस का। यहां तक हो गया क्लियर? ऑपरेटिंग सरप्लस मिला तो ठीक, नहीं तो हम रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट और रॉयल्टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। प्रॉफिट के टाइम पे अगर प्रॉफिट नहीं मिला तो हमें तीन चीजें ढूंढनी पड़ेगी। कौन कौन सी? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड तीसरा क्या था? तीसरा था रिटेन्ड अर्निंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये तीन चीजें ढूंढ लेना, टेंशन खत्म, लास्ट बचा मिक्स्ड इनकम। यहां तक हुआ तुम्हारा नेशनल इनकम का सोल्यूशन। ठीक है, चलो। सो बी विद अस, रहो हमेशा। डाउट्स हो तो टेलीग्राम चैनल, नीचे एक नंबर भी तुम्हारे सामने आएगा, उस पे टेलीग्राम चैनल को लेके तुम लोग पूछ सकते हो क्वेरीज। हमारा टेलीग्राम चैनल इज फ्री फॉर आस्किंग डाउट्स। वहां पे बहुत सारे बच्चे डाउट्स पूछते हैं, जो डाउट्स तुम्हें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी से रिलेटेड हो या कॉमर्स के किसी भी टॉपिक से या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, यू फ्री टू आस्क द डाउट्स थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द लाइफ रादर। तुम लोग अपने डाउट्स पूछते रहा करो टेलीग्राम चैनल पे ऑफ कॉमर्स एज। सो गुड बाय फॉर नाउ, टेक केयर।